प्रिय बहनों, आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री में चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज पढ़ेंगे अणुभार या आणविक द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। तो प्रिय बहनों, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कुछ न्यूमेरिकल्स लगाने में जो उपयोगी होगा। तो यानी कि यहाँ पे हमको आणविक द्रव्यमान निकालना आना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर देखेंगे। तो यानी कि यहाँ पे अणुभार या आणविक द्रव्यमान, इसमें या मोलर मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी कि कैपिटल एन इज इक्वल टू होगा सिग्मा ए, जहां पे सिग्मा ए क्या है, जहां पे सिग्मा ए सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योगफल, जहां सिग्मा ए इज इक्वल टू परमाणुओं के द्रव्यमानों का योगफल, तो यहां पे किसी भी मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर मास को इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल देते हैं, जैसे बात करें यहाँ पे O2, जैसे O2 में देखेंगे O2 का अणुभार, O2 का अणुभार कितना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे O2 का अणुभार निकालने के लिए हमको यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू सिग्मा ए के फार्मूले से यहाँ पर निकालेंगे, जिसमें देखेंगे मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या होगा। यहाँ पर इसको लिखने का तरीका है, यहाँ पे O2 का मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा ए अर्थात यहाँ पे परमाणुओं के द्रव्यमानों का योगफल। तो यानी कि यहाँ पे O2 में दो परमाणु हैं, तो दो परमाणु में देखेंगे यहाँ पे, यानी कि O2 यहाँ पे 2 इंटू एक परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो 16 होता है। तो यानी कि यहाँ पर दो परमाणु है, इसलिए 2 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 16 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 32 mu। इसको इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे और भी उसमें देखेंगे, जैसे बात किया जाए O3 का, O3 का अणुभार, O3 के अणुभार को निकालने के लिए इसको लिखेंगे यहाँ पे O3 का मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, फार्मूले को यहाँ पर लिख सकते हैं सिग्मा ए, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो यहाँ पे सिग्मा ए जहाँ पे कितने परमाणु हैं, 3 परमाणु, इसलिए यहाँ पर 3 परमाणु, इसलिए यहाँ पर 3 इंटू ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन यहाँ पर एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, इसलिए 3 परमाणु है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि यहाँ पर 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 3 जा 48, यहाँ पर हो जाएगा 48 mu। और जैसे देखेंगे, बात करें CO2
CO2 का अणुभार, CO2 का अणुभार, CO2 का अणुभार निकालने के लिए यहां पर लिखेंगे CO2 का मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे एक कार्बन है, कार्बन का यहाँ पे एक कार्बन के लिए 12 होता है, यानी कि 12 इंटू, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जितने परमाणु होंगे तो यहाँ पे उसको ऐड किया जाता है, यानी कि यहाँ पे कार्बन का एक परमाणु है, इसलिए एक कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है, तो इसलिए यहाँ पर हो गया है 12। और यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, इसलिए यहाँ पर प्लस करके, यानी कि यहाँ पर 2 इंटू कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल टू, इसको हम ऐड कर लेंगे, 16 2 जा कितना हो जाएगा, 16 2 जा 32, और इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 44 mu, यानी कि यहाँ पे अगर CO2 का अणुभार, अणुभार का मतलब है मॉलिक्यूलर मास, अगर से पूछता है तो उसको किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, ये हमको इस तरीके से निकालना आना चाहिए। तो और भी जैसे देखेंगे कैलकुलेट करेंगे, जैसे और भी यहाँ पे एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका निकालेंगे CH3COOH, यानी कि इसका निकालने के लिए CH3 का अणुभार CH3COOH, यानी कि यहाँ पर इसको पढ़ेंगे एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे कुल कितने परमाणु हैं, एक कार्बन परमाणु है और 3 जो हाइड्रोजन है और एक फिर कार्बन है और उसके बाद 2 ऑक्सीजन है फिर हाइड्रोजन, तो यानी कि यहाँ पे 2 कार्बन है, इसलिए 2 कार्बन का दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, एक कार्बन के लिए 12 और इस कार्बन के लिए भी 12, तो यानी कि यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 24, और यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है और एक यहाँ पर है 4, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 4 है, तो एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान होता है 1, इसलिए 4 हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर परमाणु होंगे कितने 4 प्लस, और यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, इसलिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन परमाणु के लिए 16, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 32। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, तो यानी कि यहाँ पर कितना ये हो जाएगा 24 प्लस इसको ऐड करेंगे 36, यानी कि इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 60 mu। तो इस प्रकार से और भी जितने भी यहाँ पे अणु के द्रव्यमान हम निकालना चाहें तो हमको उसके लिए एक परमाणु का द्रव्यमान पता होना चाहिए, एक परमाणु का द्रव्यमान जितना रहेगा बाकी उसी में उसको ऐड कर दें, यानी कि और भी देखेंगे जैसे H2O का अणुभार कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, लिखेंगे, लिखने का तरीका जो हमारा होगा H2O का मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन के लिए 1, 2 हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल टू कितना हो गया 80 mu। ये इस तरीके से किसी भी अणु का
द्रव्यमान अगर से हमको कैलकुलेट करना है तो इस फार्मूले से उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप सभी और भी उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो बाकी जो न्यूमेरिकल्स लगाते समय तो उसमें आपको ये आसानी से निकल जाए, इसलिए और भी यहाँ पे अणु को प्रैक्टिस करेंगे, उसमें निकालेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर देखेंगे तो इसको नोट कर लेंगे। आगे देखेंगे प्रतिशत संगठन। प्रतिशत संगठन किसी भी अणु का या मॉलिक्यूलर मास का परसेंटेज अगर से हमको कैलकुलेट करना है तो किस प्रकार से उसको कैलकुलेट करेंगे तो उसको देखेंगे। तो जिस प्रकार कोई भी नंबर को यहाँ पे प्रतिशत में निकालते हैं, प्रतिशत में निकालने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यानी कि कहा जाए यहाँ पे प्राप्तांक इंटू 100/पूर्णांक। कोई भी नंबर प्रतिशत निकालने के लिए इस फार्मूले से निकालते हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे निकालना है क्या, यहाँ पे निकालना है कोई भी कंपाउंड का, कंपाउंड में उस कोई एक तत्व का प्रतिशत मात्रा या सभी तत्व की प्रतिशत मात्रा को कैलकुलेट किस प्रकार से किया जाता है तो उसको देखते हैं। तो यानी कि यहाँ पे प्रतिशत संगठन, अगला हेडिंग है प्रतिशत संगठन। परसेंटेज कंपोजिशन। प्रतिशत संगठन को किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए देखेंगे। तो कोई भी कह सकते हैं प्रतिशत को हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, तो यानी कि मान लेते हैं जिस तत्व का हमको कैलकुलेट करना है उसका पूरा भार इंटू 100 अपान यहाँ पर हो जाएगा टोटल, यानी कि अणुभार कह सकते हैं यहाँ पे टोटल भार। इस फार्मूले से हम यहाँ पे प्रयोग करें, इसको हम अगर से एक्सप्लेन करके लिखें तो लिखेंगे तत्व का प्रतिशत, तत्व का प्रतिशत मात्रा, तत्व का प्रतिशत बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा तत्व का भार, यानी कि यहाँ पर तत्व का कुल भार इंटू 100 अपान यहाँ पर टोटल उसमें उपस्थित अणुभार। प्रिय भैया बहनों, यहाँ पर देखे हैं, यहाँ पे अणुभार निकालने के लिए इसके जस्ट पहले भी बताया गया है कि यहाँ पर देखेंगे तत्व का कुल भार और यहाँ पर अणुभार। तो यानी कि हमको तत्व का प्रतिशत अगर से हमको निकालना है तो इसमें हमको अणुभार निकालना सबसे पहले आना चाहिए। तो यानी कि उसके बाद देखेंगे जैसे कोई भी कंपाउंड का निकालते हैं, जैसे CO2 में कार्बन तथा ऑक्सीजन या फिर कह सकते हैं CO2 में कार्बन की, मान लेते हैं ऑक्सीजन का भी पूछ सकता है या ऑक्सीजन का नहीं भी पूछ सकता है, मान लेते हैं
सिर्फ ऐसे ले दिया CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बताइए, यानी CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा, इसको ये पूछ लिया, यानी कि इसको इसमें किस प्रकार से कार्बन की प्रतिशत मात्रा का कैलकुलेट करते हैं उसे देखते हैं। यानी कि इसमें सबसे पहले हमको ये कैलकुलेट करना होगा कि यहाँ पे इस CO2 का अणुभार कितना है। CO2 का अणुभार यहाँ पे हो जाएगा CO2 का मॉलिक्यूलर मास, लिखेंगे CO2 का मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि CO2 यानी कार्बन के लिए कितना होगा 12 और यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा यहाँ पे 62 या 32 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 44। तो यानी कि यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे CO2 के लिए यहाँ पर निकल गया, यहाँ अणुभार कितना आ गया 44। तो यानी कि यहाँ पे कार्बन की प्रतिशत मात्रा पूछा है, तो कार्बन की यहाँ पर लिखेंगे कार्बन की प्रतिशत मात्रा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे तत्व का कुल भार, यानी कि एक कार्बन के लिए उस तत्व का एक कार्बन के लिए उसका भार कितना होता है 12 होता है। यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे 12 और यहाँ पर इनटू क्या हो जाएगा 100 अपान यहाँ पे हो जाएगा अणुभार, किसका अणुभार CO2 का अणुभार, यानी CO2 का अणुभार कितना आया 44। यानी कि इसको अगर से हम काटेंगे 54 को, तो इसको 2 से काटेंगे 2 6 या 12 और यहाँ पे हो जाएगा 2 2 या 4, फिर 2 से काटेंगे 2 3 या 6 और 2 1, यानी कि इक्वल टू यहाँ पर आ गया कितना 300 अपान यहाँ पर 11 से इसको अगर से हम काटेंगे तो 11 से काटेंगे लगभग आएगा 27.27%। इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकल गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि यहाँ पे CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या होगा, तो यानी कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितना होगा यहाँ पे 27.27%। मान लेते हैं यदि इस क्वेश्चन में इसी में पूछा होता कार्बन यहाँ पे CO2 में कार्बन तथा ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा क्या है, तो यानी कि यहाँ पे जो कार्बन का निकला है, तो यानी कि कार्बन का जो 100 में से माइनस करेंगे, जो शेष बची हुई मात्रा क्या होगा ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा होगा। तो यानी कि अगर से ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कैलकुलेट करिए, क्वेश्चन यहीं पे बढ़ा दिया गया होता, तो यहाँ पे बढ़ाया गया होता तो उसमें हम यहाँ पर लिखते हैं तब की कंडीशन में यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा होता कार्बन तथा ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बताइए, तो यहाँ पे कार्बन की प्रतिशत मात्रा हमारा इतना आ गया है, बाकी जो शेष बची हुई मात्रा है, क्योंकि दो ही यहाँ पे परमाणु है, एक कार्बन है दूसरा ऑक्सीजन है, तो कार्बन का निकल गया तो उसमें 100 में से वहाँ पे माइनस कर देंगे, अर्थात यहाँ पे 100 माइनस कितना करेंगे 27.27, ये किसका निकल जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा, यहाँ पर O2 का प्रतिशत मात्रा यहाँ पर निकल जाएगा, तो निकलेगा यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा लगभग 72.73%। ये हमारा क्या है आंसर होगा, एक हमारा आंसर यहाँ पे। तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो इसको नोट कर लेंगे। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आप स्वतः उसको लगाएंगे, तो बाकी जो है और क्वेश्चन बताते हैं।
जैसे और क्वेश्चन पूछा जाए कि दे दिया गया एस्टिक एसिड को CH3COOH कहते हैं, तो एस्टिक एसिड में उनके सभी घटकों के प्रतिशत संगठन बताइए। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है CH3COOH में उनके घटकों की प्रतिशत संगठन क्या होगा। यहां पर देखेंगे घटकों का मतलब यहां पर ये पूछा इसमें जितने भी सभी परमाणु अलग अलग हैं, यानी कि एसिटिक एसिड जितने परमाणुओं से मिल करके बना है सभी का इसमें पूछ रहा है। तो यानी कि सबसे पहले यहाँ पर इसको निकालने के लिए किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर CH3COOH का यहाँ पर क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो इसके यहाँ पर एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो यहाँ पर उसको कितना आएगा, यहाँ पर लगभग कार्बन का होता है 12 और इसका भी 12, यानी कि हाइड्रोजन का यहाँ पर 3 और 1 4 है, ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना है 2। इसको अभी पीछे ही निकाला गया था जिसमें आया था कितना आया था 60 mu। तो ये जो है यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दिए हैं क्योंकि अभी इसके जस्ट पहले ही निकाला गया था, तो इसलिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास CH3COOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 60 होगा। और जिसमें एक कार्बन, अब यहाँ पे कार्बन की प्रतिशत मात्रा सभी का अलग अलग लिख लेते हैं, कार्बन की प्रतिशत मात्रा, कार्बन का प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए इसमें सभी को अलग अलग लिखेंगे क्योंकि देखेंगे इसमें 2 कार्बन, इसलिए 2 कार्बन का दोनों का, क्योंकि तत्व का कुल भार पूछा, तत्व का कुल भार, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कार्बन 2 है इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 × 100 अपान, बाकी कितना यहाँ पर हो जाएगा 100, बाकी सभी इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 60, बाकी इसको यहाँ पर काटेंगे 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर 6 हो जा, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जा 40%, यानी कि यहाँ पे एसिटिक एसिड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा यहाँ पर कितना परसेंट है 40%। तो बाकी इस प्रकार से और भी देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा, हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा को कैलकुलेट करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर देखेंगे 4 है, 3 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे। हाइड्रोजन जिसकी प्रतिशत मात्रा निकालना हो उसका कुल भार कितना है, यहाँ पे 4 है इंटू 100 अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 60, तो इसको 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 20/3। इसको अगर से हम काटेंगे 20/3 को तो लगभग आएगा 6.60%। इसको अगर से हम काटेंगे तो ये आएगा 6.60%। तो यानी कि यहाँ पे कार्बन का प्रतिशत मात्रा निकल गया और हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, ऑक्सीजन का। तो यानी कि जब इसमें देखेंगे एसिटिक एसिड में कुल तीन परमाणु टोटल है, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और तीसरा क्या है, ऑक्सीजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन का निकल गया है तो उसमें हमको आगे क्या निकालना है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का निकालने के लिए 2 तरीका है, यहाँ या तो फिर हम इस तरीके से निकालें या फिर इन दोनों को
जोड़ करके फिर 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या है यहाँ पर निकल आएगा ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा। तो यानी कि यहाँ पर निकालेंगे ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 100 माइनस यानी कि 40 और इसको जोड़ देंगे यानी कि 40 प्लस 6.60 इसको ऐड करेंगे यानी कि इसको जब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 100 माइनस यहाँ पर 46.60। इसको अगर से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो आएगा यहाँ पे 53.73 के करीब में आएगा। 53 इतना जो है उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा, यानी कि यहाँ पे 53.33%। ये हमारा एक एपिसोड हमारा यहाँ पे हो गया और दूसरा एपिसोड हमारा यहाँ पे हो गया और तीसरा एपिसोड हमारा यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट हम अगर से हम कोई भी अणु का उसका आणविक द्रव्यमान निकालना हो या उसमें उपस्थित सभी का परसेंटेज निकालना हो तो हम इस तरीके से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।